बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मेहदी स्कूल भावनगर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अलैका या वलियल अस्र अदरिकना। मौलाना साहब, SM रज़ा साहब और स्पेशली अल-किसा ऑर्गेनाइजेशन के जिसने ये बेहतरीन प्रोग्राम किया है। सबसे पहले हुसन एजुकेशन से शुरू करूँगा क्योंकि 1970 से हम लोगों ने सोशल वर्क शुरू किया। वहाँ से ट्यूशन क्लासेस, फिर मदरसे, फिर हॉस्टल, फिर जो है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट किए। वहाँ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के हम लोगों को एक सुझाव दिमाग में आया कि जिस तरह से हम ट्यूशन क्लासेस चला रहे हैं, अगर उसी तरह से और ज़्यादा हम लोग अपनी खुद की स्कूल शुरू करें। 70 स्टूडेंट्स से हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग KG से लेके PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमारी महदी स्कूल और गर्ल्स कॉलेज है। मोर देन 4000 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं। थोड़ी समय की कंस्ट्रेंट के हिसाब से और 2 स्कूल भी हम लोग चला रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लिप नहीं डाली है। महुआ स्कूल जाफरियन फातिमा स्कूल है, वहाँ भी 1200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में भी IZM स्कूल जो है वहाँ पर भी 350 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी तकरीबन हम कह सकते हैं कि हम जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं स्कूल के ऊपर, मोर देन 5500 बच्चे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो तालीम याफ्ता हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सभी जगह पे, यानी महुआ में भी हम लोग डिग्री कॉलेज चला रहे हैं और महदी स्कूल में भी हम लोग मास्टर डिग्री तक जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस तरह से मौलाना साहब ने कहा कि अली अलैहिस्सलाम की हदीस, वही हदीस के ऊपर हम लोग भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मौला का कलाम है कि अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि आप एक छोटे से कीड़े हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पूरी कायनात छुपी है, आपके अंदर ज़बरदस्त पोटेंशियल है। और वही पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए वही हमारा जो है वो विज़न है स्कूल का कि हर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल है और पोटेंशियल को हमें बाहर निकालना है। और हम सब जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वतुन हसना है, तो हम लोगों का मिशन भी वही है। टूवर्ड्स एक्सेलेंस हम लोगों ने भी बनाया है कि हम लोग भी जो है अपने बच्चे को, अपनी कम्युनिटी को जो है वो एक्सेलेंस की तरफ ले जाए, क्योंकि रसूल खुदा जो है वो उस्वतुन हसना है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेन काम अपना वही है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, टीचर्स है, लेकिन जो मेन मकसद है वो बच्चों की कामयाबी है। अगर बच्चों की कामयाबी की बात करूँ तो गुजरात स्टेट SSC का जो रिजल्ट आ रहा है बोर्ड एग्जाम्स का, वो तकरीबन 83 है। भावनगर डिस्ट्रिक्ट का 85% है, लेकिन अपनी महदी स्कूल का 99.57% रिजल्ट अपने इंस्टीट्यूट का आ रहा है। नेक्स्ट, इस तरह से 12th में भी गुजरात स्टेट 93 है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट 95 है, लेकिन अपनी जो महदी स्कूल है वो 99.29% अपना जो रिजल्ट 12th कॉमर्स में भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। साइंस की अगर बात करें तो साइंस में मैं बहुत शॉर्ट में जाऊंगा कि गुजकेट एक एग्ज़ाम होती है जो गुजरात के अंदर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए ज़रूरी होती है। उसके अंदर भी अपने बच्चे जो है अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया JEE की एग्ज़ाम के जो आज कंपटीशन का माहौल है, और वो JEE की एग्ज़ाम में लास्ट ईयर अपने 5 बच्चे जो JEE मेन में क्वालिफाइड हुए, और वही बच्चे एडवांस भी एग्ज़ाम दिए, और 2 बच्चे ने JEE एडवांस एग्ज़ाम जो है वो क्रैक की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज जो है वो IIT में पढ़ रहे हैं। लड़कियों के लिए जो है एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर लड़की पढ़ेगी तो पूरी जनरेशन जो है वो उसकी एजुकेटेड हो जाएगी। तो हम लोगों ने जो है वो CA एकेडमी और डिग्री कॉलेज स्पेशली गर्ल्स के लिए ही बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह CA में फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन होता है और सेकंड इंटर होता है। तो इंटर के अंदर भी अपनी लड़कियां जो है वो दोनों ग्रुप एक साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ रहा है। इंडिया का रिजल्ट 14% ही है, क्योंकि CA का आप जानते हैं, लेकिन अपनी एकेडमी का 67% रिजल्ट CA एकेडमी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। मास्टर डिग्री के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स जो है वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए कॉलेज है, क्योंकि ये लड़की अगर पढ़ेगी तो इंशाल्लाह ये जो आगे वाली जो जनरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो एजुकेटेड हो जाएगी। काफ़ी यहाँ पे स्कूल लीडर्स है, उसको पता है कि ओलंपियाड्स की एक इम्पोर्टेंस है।
और वो एग्ज़ाम पूरी इंडिया लेवल और इंटरनेशनल लेवल के भी एग्ज़ाम हो रही है। तो उसके अंदर अपना बच्चा जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में IEO इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड के अंदर अपना बच्चा जो इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट आया है। सिर्फ और सिर्फ हम बच्चे के ऊपर काम नहीं करते, बच्चे को तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीमात दे ही देते हैं, लेकिन साथ साथ में टीचर को भी अपडेशन करना पड़ता है। तो टीचर के लिए भी हम लोग एवरी मंथ जो है वो प्रोग्राम रखते हैं, कहीं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो भी उसकी नीड होती है। तो ये थोड़े से नज़ारे आपके सामने हैं। एग्जाम्पल टेरी वर्ड है जो वर्ल्ड फेडरेशन से आए हुए थे, ज़ैनब बिन कांजी है, SM रज़ा सर अपने हैं, फिर जो है वो वर्ल्ड फेडरेशन से सैयद अली नकवी साहब आए थे। तबस्सुम बच्चू है जो लंदन की एक प्राइमरी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है, तो हम लोगों ने उसको भी बुलाया था कि वो भी यहाँ पे आए। शमीम अबेदी है तो वो लंदन की नर्सरी स्कूल में प्रिंसिपल है, तो हम लोगों ने उसको भी बुलाया था। ये सब पूरा प्लान करते रहते हैं जिससे रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस हो सके। फिर सिर्फ टीचर को ही ट्रेनिंग नहीं देते, पेरेंट्स के ऊपर भी हमें काम करना पड़ता है। हर मंथ एवरी मंथ हम लोग PTM रखते हैं। काफ़ी PTM हमारी जो होती है वो 1-to-1 होती है, और काफ़ी बार हमारी PTM जो है वो स्पीच मीटिंग होती है। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे 10th या 12th में जब बच्चा आ जाता है 8th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से, उसके लिए कैरियर काउंसलिंग का पूरा प्रोग्राम रखते हैं। लास्ट 3 ईयर से हमारा रिजल्ट 100% आ रहा है। जितने भी भावनगर की मुस्लिम स्कूल्स है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर 1 है, और जितने भी भावनगर की ऑल ओवर जितने भी स्कूल्स हैं टॉप 5 के अंदर हमारी स्कूल का रिजल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। 95+ डॉक्टर्स हमारी स्कूल में जो बच्चे पढ़े वो 95+ डॉक्टर्स बने हुए हैं, 75+ टीचर्स हैं, 75+ बिजनेसमैन हमारी स्कूल में पढ़ के बाहर निकले हैं, 55+ इंजीनियर्स हैं, 20+ IT सेक्टर में बच्चे गए हैं, 2 IIT, अभी मैंने बात की कि 2 बच्चे IIT में गए हैं, तो ये हमारा अचीवमेंट्स है। 14+ स्टूडेंट्स जो वो CA कंप्लीट कर चुके हैं, 20+ अकाउंटेंट्स हैं। और स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में भी लास्ट ईयर 1,87,000 से ज़्यादा बच्चे को स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि उसने स्पोर्ट्स में अचीव किया। तो हम लोग वो भी पूरा सेक्टर जो है वो देख रहे हैं। एक हमारा प्लान है कि अपनी खुद की एक यूनिवर्सिटी हो, जिसके अंदर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इवन इस्लामिक एजुकेशन, MBA सब अपनी पूरी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है। एक और प्रोग्राम हम लोगों का है कि वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एकेडमिक्स में इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उन लोगों का नेचर किनेस्थेटिक होता है, वो लोग कुछ प्रैक्टिकल काम करने वाले होते हैं, तो उसका दिमाग वहाँ जा रहा है। तो वो बच्चे हैं, उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल भी कहूँ। UPSC और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कल ही बात हो रही थी ऑलरेडी, वो भी ऑलरेडी हमारे रोड मैप में है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन वहाँ पे हम लोग महदी स्कूल में भावनगर में पूरी हमारे पास पूरी टीम है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी है। तो इंशाअल्लाह आप दुआ करें कि उसके अंदर भी हम लोगों को कामयाबी मिले। महदी स्कूल की तरफ से हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जो बच्चा साइंस में पढ़ना चाहता है, उसको किसी भी तरह की तकलीफ़ है, तो इंशाअल्लाह हम लोग जो है वो हेल्प करने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच। अनफाल फाउंडेशन मुंबई। स्पेशल थैंक्स टू अलकिसा फाउंडेशन, जिसने ये इनिशिएटिव लिया। ये काफ़ी टाइम से, लगभग मुझे याद है कि लास्ट ऐसा जब इनिशिएटिव हुआ था तब सारे इंडिया के NGOs का एक सिनर्जी समिट हुआ था नजफ़ अशरफ में। उसके बाद से ये प्लान था कि इंडिया में भी इस तरीके का कोई एक प्रोग्राम रखा जाए। तो अब मैं शुरू करूंगा कि अनफाल फाउंडेशन क्या करता है, क्यों करता है और कहाँ करता है। तो मेरा नाम ओवैस धनजी है और अनफाल फाउंडेशन बॉम्बे में एक ऑर्गेनाइजेशन है। बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मौजूद थे और अभी भी हैं, और माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो क्या ज़रूरत थी कि एक नया ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बनाया जाए और उस डोमेन में काम किया जाए जहाँ पर ऑलरेडी उस डोमेन में काम हो रहा है। तो कुछ चीज़ें थी जो आइडेंटिफाई हुई कि बहुत सारी चीज़ें
ऑलरेडी हो रही थी, बट हमने ये देखा कि एक पेरेंट की नीड तो फुलफ़िल हो रही है। काफ़ी सालों से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पेरेंट्स की नीड को फुलफ़िल कर रहे थे फाइनेंशियल, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी दूसरी नीड्स हैं जहाँ पर हमने देखा कि शायद इस पर काम नहीं हो पाया है या नहीं शुरू हो रहा है। तो हमने ये कोशिश की कि फाइनेंशियल नीड्स के अलावा जो बच्चे की नीड है, जो उसके अलावा जो नॉन मॉनिटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको किस तरीके से हम फुलफ़िल कर सकते हैं, उसके लिए यूथ्स को मोबिलाइज़ किया। और 2017 में ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है और हमने जिस तरीके से एक रस्मी ट्रेडिशनल एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, उसी तरीके से हमने काम को शुरू किया। और ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई प्रॉपर फंड रेजिंग का प्लान था, और बिल्कुल स्क्रैच से हमने ये काम शुरू किया। और धीरे धीरे करके लोगों ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया। और हमने जो उस वक्त समझ में आया कि मसलन किसी ने हमें अप्रोच किया फॉर एजुकेशन फाइनेंशियल नीड, हमने वहाँ पर उनका साथ देना शुरू किया। काम करते करते समझ में आया कि और क्या करना है और किस तरफ जाना है। तो हमने एक सदका बॉक्स का कॉन्सेप्ट और उसको इंट्रोड्यूस किया। हालांकि कोई नई चीज़ नहीं थी, सदका बॉक्स बहुत बार और बहुत लोगों ने ऑलरेडी किया है, कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि इसको हम किस तरीके से स्केल करें। शुरू हुए थे 200 सदका बॉक्सेस से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2024 में टोटल 6000 के करीब सदका बॉक्सेस हैं। और एक उसका प्रॉपर सिस्टम बनाया कि किस तरीके से इसका कलेक्शन हो, किस तरीके से इसके जो चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू गो एट 6000 हाउसेस divided in 100 kilometer, 120 kilometer area, and generate funds through 50 rupees, 100 rupees, 200 rupees, 1000 rupees. So, but it was a rigorous task, and with the help of Alhamdulillah we were able to, जैसे मैंने कहा कि यूथ को जो हमने मोबिलाइज किया था वो एक एनर्जी के साथ आते हैं, एक न्यू आइडियाज़ के साथ आते हैं। तो हमने उनका इस्तेमाल किया। और हमारा जो स्लोगन है चैनलाइजिंग चैरिटी, इट डजंट मीन चैरिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इट ऑल्सो मीन्स चैरिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इट मीन्स इन चैरिटी इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द चैरिटी। अल्लाह की मदद से और लोगों के ताउन से पिछले साल तकरीबन 80 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ सदका बॉक्स से जनरेट कर पाए। अब ये इंशाल्लाह जल्द हम देखेंगे कि ये 1 CR इंशाल्लाह क्रॉस करेगा। और सिर्फ बॉम्बे में ये अगर हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के किसी भी शहर में हो सकता है। तो ये एक SOP जो अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने रेडी की है, मैं तो सिर्फ इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, पीछे टीम ने बहुत मेहनत की है। तो जो प्रोसेस है वो हम पूरा शेयर करने के लिए तैयार है कि किस तरीके से हमारा क्या प्रोसेस होता है, कलेक्शन का क्या प्रोसेस है। कोई भी टीम आप लोगों में से लखनऊ में और कहीं पे भी अगर इसको रेप्लिकेट करना चाहे तो हम आपके साथ मिलके कर सकते हैं। और लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू भी हुआ है कि बॉम्बे से हट के अब थोड़ा सा हमने दायरा वसी किया और हमने पुणे में भी ये काम को कुछ महीनों पहले स्टार्ट किया है। पुणे की टीम ने वहाँ पर अपना काम करना शुरू कर दिया है। एक और सेंटर हमने शुरू किया है स्लम एरिया में, जहाँ पर तकरीबन 250 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं फ्रॉम ग्रेड 5th to 9th, और ये आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है। और इंशाल्लाह इस तरीके के और भी सेंटर्स इन फ्यूचर शुरू करने का इरादा है। आप सबके समात का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सेशन में भी सिर्फ 90 मिनट्स बचे हुए हैं और तकरीबन 10 लोग हैं, तो वक्त का हम ख्याल रखें। जनाब नकीर रज़ा साहब अलीपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मेलिटीज़ को छोड़ के 10 मिनट में हमें ख़त्म करना है। इट्स वंडरफुल टू हैव बी हियर एंड स्पीक टू यू एंड शेयर आवर अबाउट आवर स्कूल। सो नोबल स्कूल अलीपुर इज़ सेलिब्रेटिंग 20 years in the next year, that is 2026, and it is located in Alipur. So Alipur is a largest Shia populated town in the Karnataka state.
which has about 90% of Shia population, and 10 are non-Muslims, and it has very communal sensitive area it was, but after the schools it has become a very communal harmonious area, because we have 30% admissions from नोबल स्कूल के पहले भी एक सिनारियो था कि वुमेन स्कूल थी जिसमें मैं भी पढ़ा हूँ एंड मौलाना भी हैं. मैं एडमिशन ले रहा था तो मौलाना कंप्लीट कर चुके थे. तो बिंतुल इज़्ज़ा स्कूल 1988 में शुरू हुई जो एक स्टेट बोर्ड थी, और फिर ज़ैनबिया स्कूल 1993 में शुरू हुई जो अभी गर्ल्स के लिए है, और फिर ग्रोइंग पॉपुलेशन भी थी और एक क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत भी थी, तो हमने CBSE स्कूल शुरू किया. 2006 में नोबल स्कूल शुरू हुआ जो 24 रूम्स में और 280 स्टूडेंट्स और 24 स्टाफ मेंबर्स रहे. देन हमारा मिशन और विजन था कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड द होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड टू क्रिएट दी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स फ्रॉम आवर स्कूल. So these were the objectives of our school. So Alhamdulillah, we are able to do. And next please. We have this year around 1,700 students in our school from class nursery to class 10. And since it's a minority institution, so we have maintained 70% Muslim ratio and 30% non-Muslim. But though there is a lot of demand from the non-Muslim areas, but we could not cater to them, and we look for the holistic development of the students, not only in the academic but also in the sports arena, in the social and in the emotional as well as in the spiritual way. And we create the happy environment in the school without any fear. The children can come and enjoy the life in the school with the different facilities and different experiences which we provide. Program we have is inclusive education. Since Alipur is like a close village and the marriages also happens in among the society, and there is a problem of the hearing impaired students coming over. So we include them in the main classes, and also we have a special education program for them. These hearing impaired students had no place to go, and they used to discontinue the school. I mean, they don't used to go to school at all, and it is the first time that our students are attending the universities and colleges. And next year 3 students will be completing the graduation, and continuously every year the students success rate is quite good among the hearing impaired also. And alhamdulillah, we have in 270 years of history of Alipur, we could able to have very few handful of graduates, but now we have 400 plus professional in every field. So we have our Nobelites, Maulanas, around 40 doctors, 70 engineers, law, CA, teachers, and I mean any field you name it, we have. And the next is about the progress which we are planning in this, and which is in the continuous process, is about the skill development of the children. And second thing is about the focused learning in the class 9 and 10, and then higher secondary school for 11th and 12th, and a guidance, proper guidance and counseling cell in our school. This is in progress and we are working in it. So the collaboration we require from you is human resource pooling and training and development for our teachers, and the exchange program from different schools and different organizations. I think my time is up. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया नकीर भाई. अब मैं उम्मे कुलसूम ट्रस्ट भावनगर. अस्सलाम वालेकुम. समय कम है, ज़्यादा बोलने का, इसके लिए जल्दी फास्ट ख़त्म करूँगी. आज से 30 साल पहले हम लोगों ने एक मदरसा चालू किया था 2 साल से 5 साल के बच्चे के लिए. वो टाइम में कहीं पर मदरसा नहीं था छोटे बच्चे का, और हम वही काम करना चाहते थे जो कोई नहीं करता है. हमने अल्फ़ाबेट्स बनाया, मदरसा चालू, 5 बच्चे पहले आए. कोशिश करके रिक्शा बेच के हमने और मेहनत की, 105 बच्चे हो गए. फिर खुद की बिल्डिंग बनाए, तो और हम लोग को ऐसा लगा हम कुछ काम कर सकते हैं. फिर सोचा भी क्या करेंगे, तो हम
अलग अलग जगह पे कोई प्रॉब्लम होते है तो गांव में जाते थे मिलने के लिए लेडीज़ को। वहाँ देखते थे ओल्ड लेडी बाहर बैठी हुई है, कोई पूछता भी नहीं, रोती थी। तो हम लोग को बहुत दुख होता था। माँ तो किसी की माँ होती है। अभी लड़की भी क्या करे, उसका शोर, उसकी सास गुस्सा करती, तेरी माँ को लेके आई, हमारा ये पूरा नहीं होता है, तू कहाँ से लेके आई। तो मैंने सोचा सब काम ख़त्म करो और ये चालू करेंगे। हमने किसी से बोला आपका ये फ्लैट खाली है, हमको थोड़े दिन के लिए दो, अगर हम सक्सेस होएंगे तो हम कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। उसने हमें फ्लैट दिया और हमने ये ओल्ड एज चालू किया और हिम्मत हो गई हमारी। और सब लोग फिर वो ओल्ड एज हमारा खुद का एक बिल्डिंग बन गया। कहाँ से बना मालूम नहीं, ऊपर वाले ने कहाँ से डोनर भेजा, बिल्डिंग हो गई। आज भी याद नहीं किसने पैसे दिए उसके अंदर। और वो ओल्ड एज बनाने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं था, हिम्मत थी। फिर मैं मोहिब भाई से अलीमान में मिलने गई। मोहिब भाई बोले अभी तेरे को क्या हो गया, क्यों आई वापस। मैंने बोला अभी चलाऊंगी कैसे, अभी हो गया लेडीज़ को मैं लेकर बैठ गई, अभी क्या करूँ। फिर उसने मदद की। फिर वो मौलाना को फ़ोन करता, इस्तेखारा देखते, हाँ बोलते, फिर पैसे देते। तो मैंने बोला मौलाना तुमको मेरी हाई आएगी, तुम मत दिखाओ, मेरे को इसमें वो हाई आएगी, तुम दे दो। तो जब भी वो मैं हंसते थे क्यों आई वापस। तो उसने मेरे बहुत साल मदद की और आगे निकाला। बोले तू काम कर मौलाना और मैं देख ले रहूँगा। अच्छा ठीक बात है। तो उसने बहुत मुझे अलीमान का भी मैं थैंक्स कहती हूँ कि उसने मुझे बहुत मदद की। फिर हमने गृह उद्योग चालू किया। आप गुजराती समझते हैं गृह उद्योग, जिसमें से हम एक खाखरा का सैंपल है, चाय में आप लोग को खिलाएंगे। तो फिर वो हमने चालू किया। तो बोला जो आपके पास टैलेंट है वो बना के हमको दे दो, जैसा बनेगा हम ले लेंगे। फिर हमने बाज़ार में मार्केट में बोला हम जो अपनी लेडीज़ बनाती आप थोड़ा थोड़ा लो। फिर 2 लेडीज़ लगी, थैली लेके बेचने जाती थी। जो ख़राब जैसा था जो वो हम लोग हमारे यहाँ यूज़ कर लेते थे, उसमें भी पूरे फिर दुबई तक आज हमारा बिरिश्ता मसाला जाता है। आज धीरे धीरे करके हम लोग ने चालू किया तो पूरा शुरू हो गया। तो वो लोग को भी काम मिलता है और हम लोग को भी मिलता है, दोनों का हो गया। फिर हमने हॉस्पिटल से बहुत पेशेंट आते थे, वो अपने में थे बेचारा खाना कहाँ खाएंगे, बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता था, बाहर का कैसा आता है। फिर हमने सोचा तो हमने फ्री टिफ़िन सर्विस शुरू की और हमने एक आदमी रखा कि जहाँ कहीं पर भी जाना है आप टिफ़िन, एक स्कूटर लिए उसको दिलाया। एक डोनर को बोला तुम स्कूटर दिला दो, हम लोग को तो जबान चलानी है ना, करते तो कोई है रे। तो बोला स्कूटर दिला दो, उसने स्कूटर दिला दिया, टिफ़िन सर्विस चालू हो गई। आज तक वो टिफ़िन सर्विस चालू है और सब लोग वो टिफ़िन सर्विस में खाते हैं। फिर लेडीज़ लोग, गांव के लोग, बच्चे को जो लेडीज होती है लड़कियां, वो वेकेशन में 2 महीना कुछ नहीं करती है ऐसे बैठ। तो हमने वो क्लास चालू किया। तो वो लोग को हम बुलाते हैं, एक रूम रखते हैं, फिर वहाँ हम लोग कुकिंग क्लास, कटिंग क्लास, पार्लर का, जो घर बैठे अपना पाँव पे खड़ी होती है ऐसे क्लास चालू कर दिए। और उसमें हर वेकेशन में लड़कियाँ सामने से पूछती है कब करेंगे क्लास। तो वो भी हम लोग सक्सेस हो गए। फिर एक छोटी सी स्कूल बनाई, मेहंदी स्कूल तो नहीं है मगर छोटी सी बनाई, और उसमें भी हम सक्सेस हो गए। 6 से बच्चे हैं उसके अंदर। और फिर शादी का प्रॉब्लम आता था कि कपड़े दिला दो, ये बर्तन दिला दो, ये दिला दो। हमने बोला ऐसा नहीं, अब 10 शादी जमा करो, हम एक पैसा भी नहीं लेंगे, अब पूरा तुमको शादी को हम करवा देंगे और पूरा खर्चा आपका बारात को भी खिला देंगे। तो वो धीरे धीरे चालू हो गया। आज 5 साल से तो हम लोग श्रीनगर में 500 से ज़्यादा शादी की है। अभी आज 2 नवंबर को और शादी करने जा रहे हैं, 40 है ये बार। और वहाँ से नागपुर के पास कामठी जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में कोई भी 10-15 शादी करते हैं तो हम कर देते हैं उसको, ताकि वो शादी भी, लड़की भी अपने घर पे चली जाती है और प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। और फिर आगे बढ़े तो ओल्ड एज जेंट्स का प्रॉब्लम है। बोले लेडीज़ को क्यों करते हैं, जेंट्स को कहाँ जाएंगे। अरे बाप रे, मेरे पास कुछ नहीं है, मोहित भाई भी मुझे गला दबा देंगे। बोले नहीं नहीं कुछ करो कुछ करो। फिर हमने वो चालू किया। पैसा तो होता है नहीं, हिम्मत ही होती है खाली। हम लोग को तो जबान नहीं चलाने, हम लोग काम कर सकते हैं। 3 लोग होते, एक काम करते हैं, एक पैसा देते हैं और एक काम करते हमारे लिए और पैसा देते हम लोगों को। फिर ओल्ड एज बनाया जेंट्स का, एक किराए पे घर लिया। एक डोनर को बोला भाई हमको तो वो टाइम पे या आपके यहाँ से वो आगा आए भावनगर, अदीपुर बापू थे वो, उसके यहाँ से रिबन कटवाए। उसने बोला कि 1 साल का मैं किराया दे देता हूँ, बात ख़त्म हो गई। उसने बोला मैं ये इसका किराया मैं देता हूँ। अच्छा चलो, एक बात तो ख़त्म हो गई हमारी।
फिर धीरे धीरे वो चालू हो गया। आज उसमें जितने जेंट्स है उसमें से 80% डाइपर में सोए हुए हैं। उसके रिश्तेदार आके लग के जाते, फिर वो मोबाइल नंबर बदली कर देते, कहाँ चले जाते हैं इसके हम लिख लेते हैं कि भाई अगर उसको कुछ हो गया तो हम लोग आपको फ़ोन भी नहीं करेंगे। कहाँ फ़ोन करें, झगड़ा करके जाते हैं, कुछ करते नहीं, करने का कुछ नहीं वो लोग को। और उसके बाद हम लोग ने फिर एम्बुलेंस के लिए सब आते थे, क्योंकि हम लोग सोशल काम करते थे। मेन ऑफिस हमारी है, कोई ना कोई आता है, एक आदमी आया, भाई मेरे को अहमदाबाद जाना है, मेरे पास पैसा नहीं, एम्बुलेंस का कर दो। मेरे पास कोई आदमी बैठा था, कोई डोनर। मैंने बोला अगर मेरे पास पैसा एम्बुलेंस होती तो मैं फ्री में दे देती। तो वो जाके कभी मेरे पास से खड़ा होकर एम्बुलेंस को लिखा के बुक करके पैसा दे के चले गया। एम्बुलेंस वाले का फ़ोन आया कि आपकी एम्बुलेंस लेके जाओ। तो आज तक हम लोग फ्री एम्बुलेंस सर्विस करते हैं। कोई भी ऐसे होते हैं जो उसको हम फ्री एम्बुलेंस देते हैं। फिर आइए ऑर्फनेस गर्ल्स की बात। ऑर्फनेस गर्ल्स में बहुत सी लड़कियां टैलेंटेड थी, पढ़ना चाहती थी, पर उसके पीछे कोई मेहनत करना। परवेश भाई को पूछो हमारी कितनी लड़कियां है उसके पास, 90% लेके आई है। और वो लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि आधे से कभी भी बोलो एडमिशन दो, परवेश भाई बोले कि परवीन बहन रिजल्ट तो जोવો काई नहीं आमा। अरे भाई दे दो एडमिशन, हम मेहनत करेंगे, आप करेंगे। उसको वो अभी मालूम पड़ जाएगा टैलेंट है कि नहीं, अभी हम लोग नहीं करेंगे, कौन कोशिश करेंगे। फिर वो ऐसे ऐसे करके एडमिशन दे देते हैं और हर लड़की को ले लेते हैं हर बार। और उसने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया इस बारे में। तो वो अभी हमारी 99% लड़कियां सब मेहंदी स्कूल में ही जाती है और हम लोग पढ़ाते हैं, और वो लोग का सपोर्ट बहुत है हमारे पर। और ऑर्फनेस गर्ल्स में हमने जब शादी की लड़कियों लोग की, फिर वो जब ससुराल से आती है बच्चे को लेके हमारे वहाँ आएगी, और वो जो भी नानी नानी करके बुलाते हैं ना, तो पूरा थकान उतर जाता है। पूरा थकान क्या लगता नहीं कि कितना काम करते हैं, क्योंकि बच्चे जब भी आते हैं ना, नानी ये दिला दो वो दिला, तभी आँख में आंसू आ जाते हैं और थकान पूरी खत्म हो जाती है। फिर हमने मेंटली चैलेंजर्स गर्ल्स का चालू किया। सफदर भाई गुजर गए, बॉम्बे प्रमुख थे। उसने बोला तू ऐसा वैसा मत काम कर, तू कुछ ये बना। बोले हमारी लड़की वहाँ पर कौन सा गांव है बॉम्बे के पास, वहाँ है, वो बेचारी को आरती बारती करनी पड़ती, तू लेके जा बना तू। फिर हमने वो बनाया, तो बहुत टफ था, कहीं पर जगह नहीं मिलती थी। आजू बाजू वाले बोलते थे नहीं हम लोग को न्यूसेंस नहीं चाहिए। बहुत मेहनत करके हमारे शिया का एक बंगला था, उसको रिक्वेस्ट किया, आजू बाजू को अपना शिया लोग को बोला अगर न्यूसेंस हम चले जाएंगे चालू करने दो। फिर लड़कियाँ आने लगी। फिर हम भावनगर में हमारे अंकुर स्कूल है जो गवर्नमेंट के, उसमें हम लोग को एडमिशन दिया। उसमें से एक लड़की दिल्ली तलक खेलने आई थी और उसने यहाँ नरेंद्र मोदी साहब को भी मिली और उसको शील्ड मिला, और वो योगा और फुटबॉल में फर्स्ट आई। और दूसरी लड़कियां जो है वो अभी भी वोकेशन करती है, कुछ एनवलप बनाती है, कुछ छोटी मोटी स्कूल में बन। ऐसे नहीं है मेंटल है तो फेंक दो, उसके पास भी टैलेंट होती है, उसके पास थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, उसके पीछे थोड़ा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर रोड पे रहेंगे इतने लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता, इधर उधर घूमती रहती है। तो उसमें भी हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते फिर जब भी कोविड आया बहुत से लोग परेशान थे, कहीं पर जगह नहीं मिलती थी हॉस्पिटल में वहाँ। तो फिर हमने सोचा कि अगर अपना एक नर्सिंग होता तो कुछ अच्छा कर सकते। और वो टाइम हमने सब जगह फूड दिया, मेहंदी स्कूल में भी हमारा फूड जाता था। बारिश थी, एम्बुलेंस के अंदर फूड लेके जाते थे, पानी भर जाता था सब जगह। जो भी घर में अच्छे घर में भी मंगाते थे कि आप फूड दो, हम लोग को भेजो, कोई घर में करने वाला नहीं है। तो वो टाइम पे फिर हमने एक नर्सिंग होम चालू किया जो आज 4 साल से चल रहा है। उसमें कोई कैश बारी नहीं है और कुछ भी नहीं है, खाली हम लोग उसके फ्री सर्विस आप देते, मेडिसिन से रहने का जो हॉस्पिटल में एडमिट सब कुछ फ्री में है। फिर आगे वहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो फिर हमने सोचा कि बड़े लोग तो हिल स्टेशन चले जाते हैं जब भी बीमार होते हैं, तो कि चलो हिल स्टेशन जाएंगे वहाँ रेस्ट करेंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे, तो भावनगर के बाजू में घोघा करके गांव है, वहाँ वो दरिया है, वहाँ पर हमने एक घर लिया और वहाँ पर हमने एक रेस्ट हाउस बनाया, मेडिकल रेस्ट हाउस, ताकि लोग को वहाँ 8 दिन के लिए रह सके। कोई बीमार होता है उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो क्या होता है ऐसे लोग को हम वहाँ पर रखते हैं। कोई पैसा यहाँ कहीं पर
हम लोग कोई पैसे से काम किसी से नहीं लेते, सब फ्री सेवा देते हैं और सब मिल जाता है। मालूम नहीं कहाँ से मिलता है, तो मुझे भी नहीं मालूम है आज तक। और हमने यूपीएससी भी है, ये परवेश बहन वाला 2 साल यूपीएससी का क्लास चालू किया था। मेरे पास जगह नहीं थी, फिर भी एक लड़की पीएसआई बन गई, 3-4 लड़के बैंक में सर्विस मिल गई और अच्छे घर पे शादी भी हो गई। इसके लिए मैं फोर्स हमेशा करती हूँ परेश भाई कि आप लोग को चालू फिर से करो, ताकि लड़की को पढ़ना है, आगे आना है, मगर उसको कोई पुश करने वाला चाहिए, तो वो भी हो जाएंगे शायद। और बाकी तो बस ये जो भी आपको टाइम दिया और मौलाना साहब, रज़ा साहब और किसा फाउंडेशन ने बुलाया, इसके लिए सबका थैंक्स करती हूँ। कबल इसके कि मैं और बात को आगे बढ़ाऊँ, जिन लोगों ने कौम के असलाह के लिए काम किया और ख़िदमत की, मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ें, बिलखुसूस डॉक्टर कल्ब सादिक साहब के लिए। TMT लखनऊ, नजमी भाई प्लीज़। सिर्फ हम ब्रीफली 3 हिस्सों में अपनी बात को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहली तो ये है कि किसी चीज़ को शुरू करने से पहले ज़रूरी ये है कि हम लोग अंदाज़ा लगाएं कि अभी सिचुएशन क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें हमें क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें जो हमारे निजी ऑब्जर्वेशंस हैं इतने साल इन कामों से जुड़े हो के वो, और तीसरा ये है कि हम लोग कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं। पहली ये है कि सूरत हाल हर जहाँ की मुख्तलिफ हो सकती है, स्टेट्स वाइज भी और विद इन स्टेट्स भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। सिटीज़ में जो बड़ी सिटीज़ हैं उनकी कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, छोटे गांव की जो हैं उनकी अलग ज़रूरियात हैं, मगर इन जनरल जो हम लोगों ने देखा है कौम के नज़रिए से वो ये है कि हम लोग के यहाँ एक बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ आई हैं, मगर अभी बहुत सारी चीज़ों में हम लोग पीछे हैं। अगर आप 3 चीज़ों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, एक कंपटीशन जो दिन पर दिन बढ़ रहा है, टाइम जो जा रहा है और फिर वापस नहीं आ रहा है, तीसरा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हैं वो हम लोगों के यहाँ नहीं हैं, इंडिविजुअली हैं मगर कलेक्टिव नहीं है। हर आदमी जो है वो अपनी फील्ड में कर रहा है, सर्टेनली उसका आउटपुट आ रहा है, मगर आउटपुट उस एक्सपोनेंशियली नहीं आ रहा है कि जो आना चाहिए। तो ये 3 चैलेंजेस हैं। इसके साथ सूरत हाल ये पैदा हुई है, लेट बी रियलिस्टिक, यूँ तो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं, उसको नहीं, मगर बात को शुरू करने से पहले हमें अपने आप को ये जानना पड़ेगा कि हम लोगों के पास सिचुएशन क्या है। अभी सिचुएशन ये है कि बच्चे, ख़ास तौर से अगर आप छोटी जगहों पर जाइए, गांव में जाइए, तो वो बच्चे जो हैं उन रट के पास हो रहे हैं, समझ के पास नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से उनकी फाउंडेशन जो है वो वीक है, और ये फाउंडेशन जो वीक है, अच्छा स्कूल्स जो हैं वो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, गांव में स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो जनरस मार्किंग इतनी करते हैं कि आपके लिए इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं। 70% ला रहा है, 80% ला रहा है, तो वो वालिदैन जो है वो जज नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लिटरेसी बैकग्राउंड, और बच्चा जो है उसकी पीठ थपथपाई जाती है। आँख जब खुलती है जब वो 10th में बोर्ड एग्ज़ाम फेस करता है, 12th करता है, और फिर उसके बाद वो जो है एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ आता है। तो ये एक सच है, आप हम में से हर आदमी जो है इस चीज़ को डेली ऑब्जर्व करता है। इसी वजह से हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं है। दूसरी चीज़ कि हम लोगों के अंदर जो है वो एक तरबियत के पहलू से भी भुगतान है। पहले वालिदैन टोक देते थे गलत बातों पर, महल्ले वाले टोक देते थे, बड़े टोक देते थे, मगर अब वो चीज़ जो है टॉलरेंस लेवल भी कम हो गई है, और वो ट्रेडिशन जो थी वो भी अब ख़त्म होती चली जा रही है। तो लिहाजा तालीम के साथ साथ हम लोग को कैरेक्टर बिल्डिंग, मॉरल वैल्यूज़, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत लगती, क्योंकि रैम्पेंट है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, मगर उन चीज़ों की कमी न। सोशल मीडिया, ख़ास तौर से मोबाइल यूसेज, व्हाट्सएप, इसने तो बच्चों के इंटरपर्सनल स्किल्स को ख़त्म कर दिया है। अब बच्चे जो हैं वो हर वक्त जो है इसके ऊपर लगे रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं जाते हैं, किसी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आर बीइंग बिल्ड अप, और ये चीज़ें बढ़ेंगी इफ़ दे आर नॉट अटेंडेड। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम लोगों ने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है
किसी चीज़ को छोटा समझते हैं, किसी चीज़ को बड़ा समझते हैं। कभी ये नहीं समझते कि कोई चीज़ भी इज़्ज़त के साथ की जाए तो वो कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हम लोग हमेशा सर्टिफिकेट कोर्स को कमज़ोर समझते हैं, डिप्लोमा को उससे बेहतर समझते हैं, और डिग्री को जो है बहुत अच्छा समझते हैं। डिग्री कहाँ से हासिल की जा रही है, किस सब्जेक्ट में की जा रही है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। मगर किसी बच्चे से आप कहिए कि बेटा तुम जो है वो आईटी के लायक या इंजीनियर के लायक नहीं हो, एमबीए के लायक नहीं हो, तुम डिप्लोमा कोर्स कर लो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से, उसका चेहरा जो है वो इतना सा हो जाता है। वालिदैन से बात करिए, वालिदैन कहते हैं कि क्या हम बच्चे को अपने जो है वो टेक्नीशियन बनाएंगे, कारीगर बनाएंगे, मगर वो कारीगर टेक्नीशियन जो है वही इतना पैदा करता है जो आज का इंजीनियर नहीं पैदा कर पा रहा है, आज का एमबीए नहीं पैदा कर पा रहा है। रियलिटी ये है कि जो सब स्टैंडर्ड बच्चे निकल रहे हैं स्कूलों से, तो उनको पोच करने के लिए, उनको फंसाने के लिए कमर्शलाइजेशन है हायर एजुकेशन में भी। हर हाईवे पर चले जाइए, पान की दुकानें, ढाबे आपको कम मिलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से ज़्यादा मिलेंगे। वो ये बच्चों को फंसाते हैं, उनको इंजीनियर बना रहे हैं, एमबीए बना रहे हैं, बीबीएस दे रहे हैं, मगर रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट इज़ अनएम्प्लॉयबिलिटी। इंजीनियर जो है वो मैथ्स का ट्यूशन, फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ा रहा है, एमबीए जो है ही सेलिंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी विच ड्यूरिंग आवर टाइम हाई स्कूल पर्सन यूज टू सेल इट। ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। प्लस गवर्नमेंट जॉब्स को इग्नोर किए हुए कि बायसनेस है। बायसनेस कुछ नहीं है, इट इज़ ऑल इन आवर माइंड। जब अपियर ही नहीं करेंगे तो कहाँ सेलेक्ट होंगे? आईएएस पीसीएस की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट क्लर्कल ग्रेड एग्जाम्स? अभी रेलवे की भर्ती हुई है, हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, ज़रूर ये सिलेक्शन कमेटीज़ में होते होंगे। आप ये बताइए कितने बच्चे हमारे जो हैं वो कांस्टेबल की नौकरी में जाते हैं, इंस्पेक्टर की नौकरी में जाते हैं, पैरा पुलिस फोर्सेस जो हैं, आरपीएफ, सीआरपी, ये सब जो हैं, इस कितने जाते हैं? आई वुड से नेक्स्ट टू ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन। बैंकिंग क्लर्कल ग्रेड के एग्जाम्स होते हैं, कोई नहीं जाता। गवर्नमेंट क्लर्कल ग्रेड के होते हैं, कोई नहीं जाता। नेक्स्ट लेवल गुजरात, अ लेडी इज़ अमेजिंग, आई टेल यू। ये लोग भावनगर की टीम बैठी हुई, अमेजिंग इंटरप्रेन्योरशिप है। हमारे क्या इंटरप्रेन्योरशिप कहाँ चली गई है? टीवी भरे पड़े, हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे बहुत पुराने। एक हम लोगों ने वेंचर शुरू किया था, इट फ्लॉप्ड। हम लोग भी चाह रहे थे कि हम लोग के यहाँ से जो है वो आइकॉन्स निकलें। हम लोग भी चाह रहे थे कि हम लोग के यहाँ स्टार्टअप्स आएँ। हाउ मेनी स्टार्टअप्स वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस सो फार? उंगलियों पर गिन लिए आप। तो इन दिस सिनेरियो व्हाट वी हैव टू डू, इस सिनेरियो में जो है वो एक प्रपोजल है, आप उसको इम्प्रूव करिए, उसको बेटर करिए, अपनी तरीके से अडेप्ट करिए, मगर आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। वो तरीका ये है कि रटने को ख़त्म करिए, समझने को बढ़ावा दिए। बच्चों की जो है वो फाउंडेशन जो है वो मजबूत करिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होके 10-12 साल में अपने आप को कंपटीशन के लायक बना सकें। अभी हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दोज एजुकेटेड फैमिलीज और वेल ऑफ फैमिलीज, हम लोग अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोगों को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्कूलिंग उनके अंदर स्किल्स डेवलप करना है। जब तक हम लोगों ने स्किल्स नहीं डेवलप किए, वी आर नॉट गोइंग टू टेक देम फॉरवर्ड। क्या स्किल्स हैं? कंप्यूटर लिटरेसी। एआई का ज़माना आ गया है। मुलजानी भाई जो हैं वो सर पर सवाल रहते हैं कि एआई। यहाँ आपको बताएं कि अभी भी वो स्कूल हैं, अभी भी वो बच्चे हैं जिनको बताया जाता है कि ये देखो ये पीसी है, इसका ये माउस है, ये मॉनिटर है। उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, उनको एमएस ऑफिस नहीं आता है, उनको कंप्यूटर पर काम नहीं करना आता है। तो वी हैव टू इन्हांस कंप्यूटर लिटरेसी, क्योंकि अगर ये टाइम जो है ना, ये गेम चेंजर है, समझिए। अगर एआई को किसी ने राइड कर लिया भी तो फिर भी आगे निकल जाएगा। अगर नहीं राइड कर पाया तो एक्सपोनेंशियली पीछे रहेगा, फिर वापस आना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो कंप्यूटर लिटरेसी। सेकेंड थिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। बात करना जो है ज़रूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में बोलिए, हिंदी में बोलिए, मगर अपनी बात को रखना तो सीखिए। झेपे जा रहे हैं तो इंटरव्यू में कैसे फेस करिएगा आप? तो कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी डेवलप्ड। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बात हुई करियर काउंसलिंग की, दैट इज़ वेरी इसेंशियल। हमारे बच्चे 12वीं में पहुंच जाते हैं, 12वीं के बाद देखिए सब एस्केपिज्म है बेसिकली, इट इज़ टोटली एस्केपिज्म। 12वां पास किया, उसके बाद उसने
ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, बस बताने के लिए क्या कर रहा है, क्लूलेस, उसका कोई एम्बिशन नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वी हैव टू स्टार्ट कैरियर काउंसलिंग इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर राइट फ्रॉम ग्रेड 8th इफ नॉट 7, ताकि वो जब 12वें में पहुंचे तो ही शुड, 12वें क्या, जब वो 11th में पहुंचे तो ही शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है और कहाँ से करना है। अभी तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, वो तो शिकार हो रहा है। कितने यूपी के बच्चे हैं, दिल्ली बीइंग नेक्स्ट डोर, दिल्ली कॉलेजेस में आते हैं, कितने बच्चे आते हैं, कितने जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप क्रॉस सेक्शन निकालिए, वेस्टर्न यूपी से कितने बच्चे अलीगढ़ पहुंच जाते हैं, जामिया में कितने बच्चे आते हैं, यू विल गेट टू नो, यू विल गेट द आंसर। तो कैरियर काउंसलिंग इज़ वेरी इसेंशियल। फिर हम लोगों ने ये जो बात की है ना, एज ऑफ नाउ, आगे चल के इंशाल्लाह जब की जाएगी कोशिश, देखिए ये वो वाली चीज़ है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन वन डे। ये पूरा प्रोग्राम जो होता है 14 से 17 साल का होता है। मे बी आई लिव, आई डोंट लिव, मगर वी हैव टू स्टार्ट नाउ। इसमें डिले की तो हम लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। अभी की सूरत हाल ये है कि आज मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज इन द रूरल एरियाज आर नॉट फिट टू बिकम इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। जो अभी उनकी लेवल है, जो पढ़ाई हुई है, वी हैव टू उनको कंपेल करना है, उनको सेटिस्फाई, खासतौर से उनके पेरेंट्स को करना है कि भैया तुम जो है वो टेक्निकल बनो, तुम पॉलिटेक्निक्स एग्ज़ाम दो, यूनिवर्सिटीज़ के पॉलिटेक्निक, जामिया में पॉलिटेक्निक है, एएमयू में है, स्टेट पॉलिटेक्निक्स हैं। टाइम कम है, नहीं तो हम आपको विद प्रूफ साइडलाइन में बात करिए तो आई विल गिव यू एग्जांपल्स। तो हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करना है इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जो आप लोगों को डेलिब्रेट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वी कैन सिट टुगेदर, मगर देयर इज अ कलेक्टिव एफर्ट शुड बी मेड टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग अ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ट्यूशन सेंटर्स। अनफाल वालों ने जो है बात की थी, इनके किया गए, दे हैव एस्टैब्लिश्ड वन, इट इज़ रनिंग सक्सेसफुली। 3 other places I know it is running successfully, मगर देयर इज मोर नीड टू इट, कि ताकि सब स्टैंडर्ड जो पढ़ाने वाले हैं, जो हम लोग के जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं, ये ना कमज़ोर हों। और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, बात को वहीं ख़त्म करेंगे जहाँ से नबी साहब ने शुरू की थी। मैथ्स हमारे लिए जो है, मैथ्स में सिंपल उसूल है, अगर आप सर पर बैठाइएगा तो एक्सपोनेंशियल होएगा, और अगर उसको पैर के नीचे रखिएगा तो डिवाइड होइएगा। तो एक दूसरे को हम लोग सर पर बैठाएं और इंसल्ट ना करें। हर आदमी एफर्ट कर रहा है, उस एफर्ट को अप्रिशिएट करें, हाथ थामें, आगे बढ़ें और बच्चों के फ्यूचर को अच्छा बनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया नजमी भाई। अभी हमारे दरमियान रिटायर्ड जस्टिस शबीउल हसन साहब भी तशरीफ़ लाएँ, आप का खैर मकदम है सर। इसके बाद जनाब आसिफ साहब को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, आप आएँ प्लीज़। First of all, I want to thank Aga Sahib and all the organizers and volunteers and Masoom Bhai for organizing this wonderful meeting. मैं इमामिया वेलफेयर एंड कल्चरल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ बयान नहीं करूँ कि 20 साल में हम लोगों ने क्या काम किया है। आगा साहब बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और छोटे छोटे काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह इतने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, इसलिए मैं वो नहीं बयान करना चाहता कि 20 साल से क्या कर रहे हैं। हम वो बयान करना चाहते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं और इस मीटिंग से हम लोगों की क्या उम्मीदें हैं। पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, जो ये काम शुरू करने से पहले कर रहे थे, क्योंकि उसका लिंक है इसके साथ। मेरा नाम सैयद आसिफ रज़ा है, मेरा ताल्लुक़ बिहार से है, गोपालपुर वतन है। 77 में दिल्ली आ गया था और कुछ साल बहरीन में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जॉब करी। उसका आने के बाद मैंने एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन फोर्ड फाउंडेशन में ज्वाइन किया था, जो कि आप लोगों को पता होगा कि फोर्ड फाउंडेशन वर्ल्ड का रिचेस्ट डोनर है, फिलंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है। जो एजुकेशन में हम लोग हेल्प करते हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज एंड गवर्नमेंट स्कूल को ही करते हैं। जो बच्चे कंपटीशन के थ्रू एडमिशन लेते हैं जामिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इन्हीं बच्चों की हम लोग इमदाद करते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं हमारे जामिया में हैं और माशाल्लाह बहुत
अच्छा रिज़ल्ट किया और बहुत अच्छी जॉब पर अभी जॉब कर रहे हैं। हेल्थ केयर में भी हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोस्टली हेल्प करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 1 लाख में हार्ट का 1.5 लाख में ऑपरेशन हो जाता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 7-8 लाख रुपए खर्च होते हैं। और जो दूसरा प्रोग्राम इमामिया वेलफेयर का होता है वो एक मंथली दर्स का प्रोग्राम होता है, जो पहले शाह मर्दा में हुआ करता था, लेकिन कोविड के बाद ये प्रोग्राम ऑनलाइन जूम पे होता है, जिसमें 45 मिनट की आगा साहब की तकरीर होती है और 45 मिनट सवाल जवाब होता है। और जो सालाना प्रोग्राम होता है वो एक जश्न अबू तालिब होता है, और चेलुम के मौके पर अशर अरबीन का भी इनकाद किया जाता है। अगर मैं गुड प्रैक्टिसेस की बात करूं तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट स्कूल, हॉस्पिटल या कॉलेजेस को फ़ीस देते हैं, किसी इंडिविजुअल को हम लोग कोई पैसा नहीं देते हैं। और दूसरी चीज़ के IWCA के किसी भी स्टाफ को, किसी भी मेंबर्स को कोई सैलरी नहीं दी जाती है, सारे वॉलंटरीली काम करते हैं। और जो चैलेंजेस हैं वो जैसा भाई ने अभी बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब बच्चा 12th कर लेता है तो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि इंजीनियर बन जाए। अब वो JEE कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसको ले आ करके नोएडा, ग्रेटर नोएडा या हैदराबाद में एडमिशन करा देते हैं। नतीजा ये होता है कि कॉलेज तो फर्स्ट क्लास की डिग्री दे देता है, लेकिन वो डिग्री को ला करके फ्रेम करा के घर में टांग देते हैं। माँ बाप सोचते हैं बेटा ने फर्स्ट क्लास से डिग्री ली है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, भाई बीटेक कर रहा है, उसकी शादियां भी कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि 5-5 साल से बच्चे जो हैं घर बैठे हैं इंजीनियरिंग करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके। और उनको अगर जॉब भी दिलाता हूँ तो कहते हैं कि भाई ये 10,000 की नौकरी करूँगा, मैंने बीटेक किया है। अब बीटेक किया है, सलाहियत है नहीं, बात कर नहीं सकते, अंग्रेज़ी लिख नहीं सकते, लेकिन चाहते हैं कि 1 लाख की नौकरी मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। माँ बाप को भी समझाना, जैसा भाई ने बताया कि आगरा में डिप्लोमा कॉलेज के प्रिंसिपल जो अपने कौम के हैं वो हर साल फ़ोन करते हैं मुझे कि आप आसिफ भाई जितने बच्चे देंगे सबका एडमिशन भी कराऊंगा और सबको 3 साल के बाद जॉब भी दिलाऊंगा। बच्चों को तैयार करता हूँ, जब फॉर्म भरने का वक्त आता है तो माँ बाप भी कहते हैं कि नहीं डिप्लोमा छोड़ दें, बीटेक करा देता हूँ, जा कर के ग्रेटर नोएडा में एडमिशन करा देते हैं उसका। तो ऐसे बच्चों की हम लोग फ़ीस नहीं दे पाते हैं। जो हम लोगों का प्लान है आगा कि दिल्ली में एक हॉस्टल कायम किया जाए, ताकि दिल्ली में हर तरह की फैसिलिटी है। हमारे मासूम भाई जानते हैं कि हर तरह का कोचिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो जो बच्चे हमारे बिहार से, यूपी से, कश्मीर से यहाँ आकर के कोचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए अगर एक हॉस्टल की फैसिलिटी होगी तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए आते हैं, उनको एकोमोडेशन रेंट पर मिलता नहीं है। कोई भी लैंडलॉर्ड 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए अपना घर किराए पर नहीं देना चाहता है। तो ये कोशिशें हम लोग कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह, जैसा आगा ने बताया कि इरादा कीजिए, मदद ऊपर से आती है। और मेरा ये पूरा यकीन है, और कई बार हम लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है कि कई बड़े बड़े हार्ट की सर्जरी कराने के फ़ंड नहीं होता था, लेकिन एक दिन में वो फ़ंड इकट्ठा हुआ और सर्जरी हुई है। तो इंशाअल्लाह ये काम भी पूरा होगा। और अगर बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहेंगे तो वो JEE नेट और या कोई जॉब के लिए आता है तो SSC UPSC की कोचिंग कर सकता है। और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हमारे मासूम भाई इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। तो मेरा वक्त भी ख़त्म हो गया, तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कोई ग्रुप बन जाए जिसमें इस तरह की अपीलें लोग डालते रहें। हम लोग जो पिक कर सके हम लोग पिक कर लेंगे, जो दूसरे पिक करना चाहते हैं वो पिक कर लें। लेकिन व्हाट्सअप ग्रुप का मसला ये होता है कि हम लोग भी फेस करते हैं कि सुबह होते ही अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आना शुरू हो जाता है, तो ये बड़ा मसला है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी रह गई बात कि जो फोर्ड फाउंडेशन में एक बड़ा अच्छा स्कीम था माइक्रो फाइनेंसिंग का, तो उन्होंने गाँव में औरतों की एक ग्रुप कमेटी बना करके उनको एक फ़ंडिंग कर देते थे, और वो कमेटी फिर लोकल औरतों को फंडिंग करती थी और उनको ट्रेन भी करती थी, उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करती थी और उनसे वसूली भी करती थी वीकली या मंथली। तो बड़ा सक्सेसफुल
ये उनका प्रोजेक्ट था। तो इसको देखते हुए हमने भी फोर्ट फाउंड की तरह कोविड के बाद कई लोगों की जॉब चली गई थी, तो उनको फंडिंग करी। उनसे कहा कि भाई आपको 1,50,000 हमने दे रहे हैं, 1,000 रुपया लौटाना है ताकि हम दूसरों की फंड को हेल्प कर सकें, लेकिन किसी ने लौटाया नहीं, तो वो प्रोजेक्ट हमारा फ्लॉप हो गया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, और बड़े अदब व एहतराम से पास्ट अपना शीयत का ख़ास तौर से एजुकेशन में एक दबदबा रहा है अपना, और उसकी मिसाल जनाब नसीम जैदी साहब रहे। आप एक IAS ऑफ़िसर और एक्स चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी रहे, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं। जनाब नसीम जैदी साहब 2 मिनट के लिए प्लीज़ आएँ। आप आएँ सर, हम लोग नहीं, आप फिर भी आ जाएँ, हो जाए, कर लेंगे। प्लीज़ आएँ, आप आ जाएँ, आप आइए, प्लीज़ आइए सर, आइए प्लीज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब, शिकायत के साथ कि आपसे वादा हुआ था कि हमें कुछ बोलना नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हमारा इस फील्ड में बहुत कम तजुर्बा है। माइक्रो लेवल पर हम लोग ग्लोबल और नेशनल लेवल पे काम किए हैं, और जब एडमिनिस्ट्रेशन में थे तो माइक्रो लेवल पे भी काम करते थे। तो हम सिर्फ रज़ा साहब से बात हुई थी कि हम आएंगे, सुनेंगे, और उसके बाद बैठ कर के एनालिसिस करेंगे कि क्या इसमें से इमर्ज हुआ है, और फिर उसको ग्लोबल, नेशनल, रीजनल, स्टेट, और फिर उसको नीचे लेवल तक बात करने की एक प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस वक्त सिर्फ रज़ा साहब को और मौलाना साहब को और सभी लोगों को जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको मुबारकबाद कि कम से कम एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है कि कम्युनिटी के वो सभी लोग जो इस एरिया में काम कर रहे हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनके तजुर्बात सुने जाएँ, और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स, कुछ रिकमेंडेशंस और एक फ्रेमवर्क क्रिएट करिए कि ये बात इसी कमरे में ख़त्म नहीं हो, और लेकिन वो फ्रेमवर्क बनाइए जो इम्प्लीमेंटेबल हो, जिस पे हम कुछ अमल कर सकें। और देखिए, जैसे कई लोगों ने बात करी, नजमी साहब ने बोला कि सिस्टम में बायस नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं तो यू विल डेफिनेटली मेक इट टू द टॉप। दिस इज़ द मैसेज आई कैन गिव। और इसके बहुत एग्जांपल्स हैं। लोगों ने बड़े निचले लेवल से ऊपर जाकर के काम किया है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि सिस्टम में बायस नहीं है, सिस्टम में रिसोर्सेज हैं, और हमें ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना है, और वो शुरू होगा एजुकेशन से। हेल्थ और वेलफेयर ये भी साथ में चलेंगे, बट एजुकेशन इज़ द बेसिक थिंग। तो बस मैं इसी मैसेज के साथ आई विल कंक्लूड माई थिंग, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हु इज़ हियर, बट वी विल सिट डाउन एंड डिस्कस विद यू। थैंक यू। एक्चुअली 2 साल कबल डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, और आपने इस सिलसिले में एक बात भी कही थी कि एक साथ एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और वहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और कम्युनिटी के बारे में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उससे बात किया जाए। आपने ये भी जिक्र किया था कि कोई एक प्लान बनाया जाए, और उस प्लान को आप अजीम जी फाउंडेशन तक पहुँचाने की भी आपने बात की थी कि बात करके वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचेंगी। तो हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि कोई पेपर पे प्लानिंग करें और मिलजुल के इंशाल्लाह इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं ना। इसके बाद सिस्टर सारा फातिमा लखनऊ से। हाज़रीन महफ़िल को, मैं हम किसी भी फंक्शन में जाती हूँ, जब मैं स्पीच लिख के जाती हूँ वो बोलती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं अपनी ज़िंदगी को और अपनी काम की जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताऊँगी। मेरा फर्स्ट पार्ट जो था, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा ट्रिब्यूट पे करना चाहूँगी 2 शख्सियतों को जिन्होंने मुझे जो मैं आज हूँ बनाया, मेरे फादर और मेरे चाचा मौलाना अदीबुल हिंदी साहब। तो मेरे फादर ने मुझे, मेरे अंदर एक इल्म की तशनगी पैदा की, जिसकी वजह से मुझे पढ़ते रहने की आदत है। आई कीप रीडिंग एवरीथिंग, कुछ भी हो मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। मतलब सड़क पे दुकानों के बोर्ड्स भी पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और दूसरे मेरे चाचा मौलाना अदीबुल हिंदी साहब,
तो उन्होंने वो मुझे अपने कामों में लगाए रहते थे, जैसे फ़ारसी की बुक लिख रहे होते थे तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व करते थे कि वो बोलते थे उर्दू में और हम इंग्लिश में लिखते रहते थे। फर्स्ट पार्ट मेरी लाइफ का 90 से शुरू हुआ। व्हेन आई जॉइन द कंप्यूटर कोर्स, फर्स्ट सेंटर ओपन इन लखनऊ वाज एप्पल एजुकेशन सेंटर। उस सेकेंड बैच में मैंने ज्वाइन किया था, कंप्यूटर्स को सीखा। उसके बाद आई चांस्ड अपॉन a subject that is called artificial intelligence in 1992। तो 1992 से लेके 1995 तक हमने रिसर्च की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। मैंने अब्बास मुलजानी भाई को अपने आर्टिकल्स फॉरवर्ड करे हैं विच आई रोट इन हिंदुस्तान टाइम्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उस वक्त कोई भी नहीं जानता था। तो जो हमारे एडिटर थे हिंदुस्तान टाइम्स, उनको मज़हर फ़ारूकी भाई को अगर कोई जानता है यहाँ पे, तो उनके अंडर मैंने इंटर्न किया था। उनसे थोड़ा सा ग्रुप बना के उनको लेके गए और फिर एडिटर साहब से पूरी हाफ पेज अपनी स्पेस ली। एंड देन आई रोट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई रोट अबाउट रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में पूरा लिखा। हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट की औरतें, चिकनकारी की औरतें जो थी, उनके क्लस्टर्स बनाए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हम लोगों ने, उनकी आर्ट को अपस्किल किया। देन वी कनेक्टेड देम टू द डिज़ाइनर्स एंड फैशन हाउसेस। तो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का हम लोगों ने फाउंडेशन उस वक़्त स्टार्ट की। 22 ईयर्स से आई एम डूइंग दैट सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइडिंग टू द हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स। अच्छा, इस दौरान दैट वाज माय सेकंड प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ वेयर आई चेंज समथिंग, क्योंकि उससे पहले और अभी भी जो हाथ का काम करने वाले कारीगर हैं उनको वेजेस पे पेमेंट होता है, लेकिन जब हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया, हम लोगों ने सैलरीज तय की। मतलब एंड ऑफ 90s स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में हम लोगों ने 1000-1200 ही सैलरी शुरू की थी, लेकिन उस वक़्त ये मायने रखती थी। एक घर में रह के जो औरत काम बना रही थी, उसके लिए घर में बैठ के 1200 रुपये भी आज से 25 साल पहले कमाना अच्छा अमाउंट था। आज वही औरतें घर में रह के 10 से 12 हज़ार रुपये कमा लेती हैं। तो जो SHG उस वक़्त वर्क हो रहा था, हम लोगों ने उसी को अडॉप्ट किया और चिकनकारी वर्कर्स पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। तो दैट वाज द अनदर ब्रेक व्हाट डू यू कॉल के, मतलब मेरी लाइफ का एक सेकेंड अचीवमेंट था ये। अब जो वाई आई एम स्टैंडिंग हेयर इज़ दैट कि मुझे इस सफ़र के दौरान अभी भी ऑलमोस्ट 6 months बैक मुझे आईडू की टीम ने कांटेक्ट किया। तो अब आई एम ऑन बोर्ड वर्किंग विद देम, लेकिन आज तक अपनी कम्युनिटी से कोई नहीं आया मेरी एक्सपर्टीज़ को, मेरे एक्सपीरियंसेस को यूज़ करने के लिए। सो आई एम स्टैंडिंग हेयर कि कोई हो जो इसको यूज़ कर ले, because I'm already working with IDO team. I met Sayyid Mahmood Akhtar last time I came almost a month back. I met Najeeb Jang साहब, I met ज़मीरुद्दीन शाह साहब। वो लोग बहुत काम करना चाहते हैं अब चिकनकारी पे, तो हम उनके साथ भी काम करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि चिकनकारी बेसिकली सुन्नी विमेन करती हैं और मुकेश का काम शिया करते हैं, जरदोज़ी में मिक्स है। और इस दौरान हमने बहुत कोशिश की। आई वॉज आफ्टर द लाइफ ऑफ रोहित बाल एंड तरुण तेलियानी के लेट्स डू समथिंग फॉर मुकेश वर्कर्स, और हम पूरे कलेक्शन डिज़ाइन करके लाते थे। लेकिन हमारे कारीगर, हम पीछे मुड़ के देखते थे तो हमारी फ़ौज होती ही नहीं थी हमारे साथ लेकिन इस जर्नी में क्योंकि चिकनकारी की औरतों ने साथ भी दिया, तो इसलिए वो बढ़ गए आगे। लेकिन मुकेश के वर्कर्स ने बिल्कुल नहीं साथ दिया। मतलब शिया इंटरेस्टेड नहीं होती कि आपने अगर कोई वर्क लिया है उसको टाइम पे कंप्लीट करके देना है, उसका एक टाइम लिमिट होता है, तो वो उस टाइम लिमिट को वो कंसिडर नहीं करते थे। तो मैं इस मॉडल को, चिकनकारी के मॉडल को जरदोज़ी में, मुकेश में कन्वर्ट नहीं कर पाई। अब अगर एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड हुए हेयर कि वो चाहें कि हम करें, तो हम कर सकते हैं इस मॉडल को। अच्छा, थर्ड वाई आई एम स्टैंडिंग हेयर कि मेरा अब थर्ड प्रोजेक्ट जो है दैट इज़ अबाउट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन स्कूल्स हैं, सब हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो पढ़ लिख के फिर क्या करेंगे? तो वी हैव टू राइट स्किल ट्रेनिंग
एंड जैसे नजवी भाई ने पहली बार मुझे कोई मतलब मुझे ख्यालात मिलते हुए नजवी भाई से लिखे और सैयद फिरोज़ मेहंदी से, मतलब उनका पुश भी रहता है हमेशा मेरे साथ कि मैं यहाँ पे आ पाई हूँ. वी हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम ग्राउंड लेवल. ग्रास रूट लाइवलीहुड्स को हमें बनाना पड़ेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट राइट नाउ इट इज़ ग्रास रूट पे हमारे जो भी कारोबार हैं उनको बहुत अच्छी सस्टेनेबल हेल्प गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है. तो हाँ, वी हैव टू स्टेप इन, और जो ग्रास रूट लाइवलीहुड्स हैं उनको हमको बनाना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द कम्युनिटी. अभी जब सैयद महमूद अख्तर साहब से मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी तो मैंने यही बात उनसे भी कही थी कि अगर अब हम नहीं जागेंगे तो हमारी कम्युनिटी बहुत पीछे चली जाएगी लाइवलीहुड के मामले में. एजुकेशन हम एजुकेट कर लेंगे बच्चों को, फिर क्या करेंगे? जॉब्स उतनी नहीं हैं. वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि इतनी जॉब्स नहीं है. तो जॉब्स क्रिएट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स बनाने पड़ेंगे, ग्रास रूट लेवल पे बनाने पड़ेंगे. लाइक हैंडीक्राफ्ट्स पे हमारे पास बहुत एक मैसिव आर्मी है लोगों की जो करते हैं, जरदोजी, मुकेश, चिकनकारी, एवरीथिंग. हम छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड कर सकते हैं. अच्छा, मेरे पास बैंक्स वगैरह बहुत आते हैं कि आप अपने कारीगरों को लोन दिला दीजिए. लोन दिलाने हमने बहुत कारीगरों को लोन दिलाए, 50,000, 1 लाख. उनको पता नहीं है कि क्या करना है इसका, वो लेके अपने पे खर्च कर लेते हैं और फिर वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं. तो हैंड होल्डिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. और लिटरली हम आपको बताएं 2-3 साल से तो हम काम कर रहे हैं इस पर. आई हैव बीन मीटिंग राकेश सचान साहब सो मैनी टाइम्स कि एक और तो कुछ काम किया नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट मिलने के बाद वो ड्रेसअप बहुत अच्छे से होने लगे. अभी परसों भी मुलाकात हुई थी, वाइट कुर्ता पजामा एंड ब्लैक वो बड्डी पहने हुए थे. वो मतलब उन्होंने खुद में अपने में चेंज कर लिया. तो मैंने उनको प्रपोज़ किया कि आप कुछ ग्राउंड लेवल पे शुरू करिए. तो आई बिकॉज क्योंकि मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है डिज़ाइनर्स के साथ काम करने का, आई एम कनेक्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी डिज़ाइनर इन इंडिया एंड आउटसाइड. 2 साल पहले आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द प्राडा डिज़ाइनर. प्राडा इज़ द बिगेस्ट ब्रांड इन इंडिया वर्ल्ड. ही वॉज रेडी, ओके आई एम कमिंग ओवर. मतलब इतना सिर्फ कहना था कि चिकन यू वांट टू डू समथिंग इन चिकनकारी, ही सेड ओके आई एम कमिंग ओवर. मतलब आने को तैयार थे, लेकिन मैं बुला लेती उनको, लेकिन मेरे पास वो वर्कफोर्स नहीं थी जो प्रोफेशनल ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सके. एक टाइम फ्रेम होता है और एक तरीका होता है उनके गारमेंट्स को बनाने का, जिस पे हमें धब्बे नहीं लगाने होते, हमें उसे फाड़ना नहीं होता है, ये सब चीज़ें होती हैं. तो वो वर्कफोर्स नहीं है अभी हमारे पास. हमें सिर्फ इतना मतलब खर्च करना है कि हम थोड़ा सा उनकी अपस्किलिंग करेंगे. उन्हें कढ़ाई करनी आती है, उस कढ़ाई के प्रोसेस को उनको बताना है कैसे एक ब्रांडेड गारमेंट बनता है. सिर्फ इतनी सी मतलब कमी रह गई जिसकी वजह से एक बहुत सारे हम लाइवलीहुड्स बना सकते हैं, लेकिन हम बना नहीं पा रहे. और लखनऊ में जैसे कि नजमी भाई ने कहा, लिटरली आप सोचिए लखनऊ में क्यों कारोबार डूब रहे हैं. लखनऊ में बहुत से लोगों को प्राइसिंग करना नहीं आता है, प्रोडक्ट की एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या होती है. अभी मेरी मुलाकात हुई थी, एक अजय प्रकाश जी हैं जो LU में प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट में. उन्होंने मुझे समझाया कि प्राइसिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है. आपको अपने नुकसानात को भी उसमें ऐड करना होता है. इन केस कोई नुकसानात हो आपके प्रोडक्ट में, वो प्राइसिंग में हो. तो हम बेसिकली ये भी नहीं जानते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करेंगे. तो मतलब इतना सारा सब कुछ गड़बड़ है. तो उसके लिए फिर वही नजमी भाई की बात को मैं दोहराऊंगी कि उसके लिए हमें बहुत प्लान्ड करना है. और ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट 10 से 15 साल का होगा, जिसमें द वे वी डू यूनिसेफ का प्रोजेक्ट जैसे कि हम लोग करते हैं या कोई भी बड़ी इंटरनेशनल MNC ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, वो फेज्ड आउट होता है, सालों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. लाइक यूनिसेफ ने इस तरह मऊ और गोरखपुर उस एरिया में सालों तक एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें सिर्फ उन्होंने छोटे से लाइफ बॉय के साबुन डिस्ट्रीब्यूट किए थे और ये बताया था कि वॉशरूम के बाद आपको सिर्फ हाथ धोने हैं. सालों उन्होंने सिर्फ एक ये प्रोजेक्ट रन किया था, बहुत साल तक, 10 से 15-20 साल तक. तो एक छोटी सी एक्टिविटी को लेके उन्होंने एक प्रोजेक्ट पूरा बनाया. उसी तरह से हम लोग को 20 साल का प्रोजेक्ट बनाना है, 20 साल तक इट शुड कंटिन्यू. बाकी तो ये है मेरा, आप लोग ने सबने पढ़ लिया होगा. मेरे ख्याल से 10 मिनट हो गए.
जी शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं, मुझे ये प्रोजेक्ट एक पहली बार अपनी कम्युनिटी से एक प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने कहा बोलना चाहिए कि तब थोड़ा जागरूक हो। थैंक यू थैंक यू। अंजुमन वजीफ़ सादात लखनऊ। मैं सैयद मोहम्मद अली शमसी लखनऊ से आया हूँ, रहने वाला आज़मगढ़ का हूँ और मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अंजुमन वजीफ़ सादात व मोमिनीन रजिस्टर्ड इन अलीगढ़। अभी जैसे कि लखनऊ का नाम लिया कि अंजुमन वजीफ़ सादात लखनऊ, तो मैं करेक्ट कर दूँ, अंजुमन वजीफ़ सादात अलीगढ़ है वो। तो क्योंकि अक्सर मतलब मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे अक्सर ख़ास तौर से अंजुमन के कमिटीज़ में इस चीज़ का भी एतराज़ हो जाता है कि भाई लखनऊ क्यों कहा जा रहा है, अलीगढ़ से, इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया। ओके, तो मैं 10 मिनट है, मैं बल्कि अपनी बात 6, 7, 8 मिनट में कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। इसका एक ही जो मेन एजेंडा था, इसका जो मेन पर्पस था, टू सपोर्ट द नीडी स्टूडेंट्स थ्रू स्कॉलरशिप्स। एक छोटे से इस पर्पस से इन्होंने स्टार्ट किया और सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 1912 अंजुमन वजीफ़ सादात व मोमिनीन हैज वर्क टायरलेसली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटी थ्रू एजुकेशन, स्कॉलरशिप एंड करियर गाइडेंस। इसके बाद इसकी जो जर्नी स्टार्ट होती है 1914 में इसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और उसके बाद एक जो इस यूनिकनेस है इस अंजुमन की, वो मैं आपको बता दूं 100% अगर जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मैं जानता हूं, हर जगह बहुत अच्छे काम होते हैं, इसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो वाकई हम कह सकते हैं कि 100% डेमोक्रेटिक है। कि इसलिए क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2-3 साल 4 साल से जुड़ा हुआ मैं अंजुमन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये अंजुमन किसी भी एक शख्सियत से नहीं जानी जाती, ये अंजुमन एक अपने सिस्टम से जानी जाती है, प्रोसेस से जानी जाती है। यही वजह है कि ये अंजुमन इतने सालों के बाद भी, आज 125 साल हो रहे हैं लगभग, और ये अंजुमन जिंदा है क्योंकि हम रहे ना रहे और ये अपना एक सोशल कॉज लेकर के चलती रहती है। आज की डेट में सक्सेस वो है जिसके पास नेटवर्क है, नॉट नेटवर्थ। हमें नेटवर्थ, सबसे बड़ा नेटवर्थ ही नेटवर्क है, तो वी हैव टू बी बिल्ड इन आवर नेटवर्किंग। और मैंने उसका एक एग्जांपल ये है कि हमारी जो सारी जो इवन जो हमारे लिए जो इबादत का तरीका है उसमें सबसे ज़्यादा 90% इबादत नेटवर्किंग बेस्ड है। जमात से नमाज पढ़िए, जुमे में जाइए, ये सब करिए, ये मजलिसें करिए, ये सब नेटवर्किंग बेस्ड। इफ़ वी आर नॉट एबल टू बिल्ड आवर नेटवर्क थ्रू दिस सिस्टम, इट मीन्स देयर इज समथिंग फॉल्ट इन आवर सेल्फ और मे बी द फॉल्ट इन द सिस्टम विच वी हैव अडॉप्टेड। चाहे वो हमारे आज़ादारी का सिस्टम हो, चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं कुछ गैप है विच वी हैव टू रेक्टिफाई। अलकिसा फाउंडेशन का बहुत बड़ा एहसान हम लोगों के ऊपर है कि आज हम लोग इस तरह से, और वो दिन आ गया जो हम लोग इसका एक ब्रेक थ्रू लेकर के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो पर्सनल लेवल पे ये किया हुआ है, मैंने एक पोर्टल भी बनाया जो अंजुमन वजीफ़ सादात को मैंने कहा कि इसको हम लोग लेकर के चलते हैं नेटवर्क 14 के नाम से, और नाम अभी रखे, कुछ भी नाम हो सकता है। मैंने नेटवर्क 14, उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अगर जो लोग बिजनेस से हैं उन्होंने BNI नेटवर्क जानते होंगे, BNI उनके चैप्टर्स चलते हैं बहुत सारे, वो अलग अलग वर्ल्ड लेवल पे वो सब हैं। उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि इस तरह की नशिस्तों में लोगों से नेटवर्किंग करना, एक दूसरे को रिफ़र करना। तो जाहिर है वो पूरा बेनिफिट्स के बेस पे है, हमने रिफ़र किया तो उसका हमारे पास वो आया, तो मैंने वही मॉडल थोड़ा सा अख्तियार किया। उसका पर्पज़ ये है कि मेंटर्स, जितने भी मेंटर्स हैं और जो जॉब सीकर हो गए या जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और उस पे, और उसको बहुत ज़्यादा, अब तो खैर अब उसमें हम लोग AI यूज़ करने जा रहे हैं उसमें, ताकि वो सेल्फ लर्निंग जैसा, सेल्फ लर्निंग टूल, सजेस्टिव और बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोग वो बिल्ड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह का मतलब सब लोग हैं, अब जब आ गए हैं तो अब मुझे लगता है ये सब आसान है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह इसमें जो है हम लोग कर सकते हैं। और बस इसी के साथ में जो है थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम प्राउड ऑफ टू बी हियर, थैंक यू। इसके बाद लंच ब्रेक है, नमाज, और 2 बजे इंशाल्लाह दोबारा हम लोग आएंगे। और सेकंड सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अजीम शख्सियात हमारे सामने, आका मुजाहिद साहब हैं, डॉक्टर निज़ार मीर अली साहब हैं, अलीमान ट्रस्ट है, सारे लोग मौजूद हैं जिनके तासुरात इंशाल्लाह हम लोग सुनेंगे।